जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि जनरल लीनियर ग्रुप ओवर सम फाइनाइट फील्ड, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको जी एल एन एफ क्यू नज़र आ रहा है, इसमें जो एन है ये आप जानते हैं मैट्रिसेस के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तमाम मैट्रिसेस जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे और उनका ऑर्डर जो है एन क्रॉस एन होगा। एफ क्यू जो है वो इसमें फील्ड है और क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फील्ड में। फील्ड में बेसिकली क्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फाइनाइट फील्ड है ना, तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे जी एल एन एफ क्यू के अंदर एज अ ग्रुप, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको करने से पहले हम एक पर्टिकुलर केस करते हैं, फिर हम जनरल भी इसको करेंगे। तो लेट्स से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जी एल टू टू। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको सम टाइम जी एल एन क्यू भी लिख लिया जाता है। ठीक है, एन जो है वो अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स के ऑर्डर को, क्यू आपके जो फील्ड है, जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं वो जिस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं उसके अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इस नोटेशन को यूज़ करेंगे। तो हम फाइंड करना चाहते हैं जी एल टू टू के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले देख लेते हैं बेसिकली ये किस फॉर्म का है, ये ग्रुप किस फॉर्म का है। जी एल टू टू जो इसमें एलिमेंट्स होते किस फॉर्म के, तो बेसिकली इसके अंदर होते हैं जी तमाम के तमाम 2x2 मैट्रिसेस, जिसको हम A11 इस तरह से A12 A21 और A22। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिसेस होंगे सच दैट कि ये जितने भी मैट्रिसेस हैं ये नॉन सिंगुलर होने चाहिए, इनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी अगर मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ इन पर A11 A22 दैट इज़ नॉट इक्वल टू A12 A21। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगे इनकी जो एंट्रीज हैं, यानी कि इन जनरल हम इनको ए आई जेज लिख लेते हैं। ठीक है, ए आई जेज ये बेसिकली बिलोंग करते हैं जी हमारे पास एक फील्ड से जिसके दो एलिमेंट्स हैं, तो मैं उनको लिख देता हूँ जी दैट इज 0,1। ठीक है, ये आपके पास एक सेट बन गया, एक जनरल सेट लिख दिया मैंने जी एल टू टू। इनफैक्ट ग्रुप भी है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमने ये देखना है कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, जितने भी मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इनका नॉन ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो एक फैक्ट है, एक थ्योरम है बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का, कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट जिसका नॉन ज़ीरो हो, उसकी रोज़ बेसिकली बेसिस होती हैं। ठीक है, इसकी डिमेंशन कितनी है जी 2। तो इसकी जो दोनों रोज़ है ना, अगर मैं उनको R1 और R2 कह दूँ, R1, R2, ये बेसिकली बेसिस बनाती हैं आपके पास R2 की। ठीक है, किसकी बेसिस बनाएंगी, R2 की। इसी तरह इसके जो कॉलम्स हैं वो भी बेसिस बनाएंगे। क्यों बेसिस बनाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और ये स्पैन भी करेंगे R2 को, तो इसलिए ये दोनों बेसिकली बेसिस बनाते हैं। हमने इसको रो वाइज लेके चलना है, आप कॉलम वाइज भी लेके चल सकते हैं, बट हम इसको रो वाइज लेके चलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिस के अंदर किसी वेक्टर स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है। तो देखें, पहली जो रो है R1 वो बेसिकली किसके इक्वल है जी, A11 के इक्वल है, यानी कि उसकी दो एंट्रीज हैं A11 और A12। अब देखें इसके अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ A1 के लिए हैं, A11 के लिए 0,1 और दो ही पॉसिबिलिटीज़ A12 के लिए 0,1। ठीक है, टोटल मिलाकर 4 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन देखें 4 पॉसिबिलिटीज़ मैं लिख देता हूँ पहले मैं कौन कौन सी बनेगी। एक आपके पास 0,0 बन जाएगी, इसी तरह से आपके पास 0,1 बन जाएगी, इसी तरह से 1,0 बन जाएगी और फाइनली आपके पास 1,1 बन जाएगी। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये बेसिस बनाती है, तो बेसिस में आप जानते हैं 0 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स बेसिस में नहीं हो सकता इनफैक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो पहली रो के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास पीछे बची हैं 3 को हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा पैटर्न बनाने के लिए हमने लिख देते हैं 2 raised to power 2 माइनस 2 raised to the power 0। ठीक है, ये होगी पहली रो। अब आ जाएगी सेकंड रो पे। सेकंड रो पे अगेन वही सारा काम करना है जो हमने पहली रो के लिए किया था। इसके लिए अगेन 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 0 0 आ जाएगी, 0 1 आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी। अगेन हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पीछे बचेंगी 3, लेकिन इन 3 में से एक और माइनस करनी पड़ेगी। वो कौन सी, वो क्यों माइनस करनी पड़ेगी ये भी ध्यान से सुने। तो इसलिए माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों देखें ना, पहली रो और दूसरी रो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम होगी, ठीक है ना, तो फिर तो डिपेंडेंट हो जाएंगी आपस में। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए हमें एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर से। ठीक है,
तो इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी और उन दो पॉसिबिलिटीज़ को मैं इस तरह से लिखना चाहूँगा, टू रेज टू द पावर टू, टू का स्क्वायर माइनस टू रेज टू द पावर वन। इसमें जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया वो दोबारा सुन लें। आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ वैसे तो बनती हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो सेकंड रो है इसका लीनियरली हमें इंडिपेंडेंट चाहिए ना फर्स्ट रो से, उसके लिए आपस में ये सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना, वरना तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक और पॉसिबिलिटी रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस केस में आएगा जी टू रेज टू द पावर टू माइनस टू रेज टू द पावर वन। दोनों को अगेन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से जब मल्टीप्लाई करेंगे, टू रेज टू द पावर टू माइनस टू रेज टू द पावर ज़ीरो, इसी तरह से टू का स्क्वायर माइनस टू रेज टू द पावर वन। तो ये है जी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जितने भी आएंगे। इस केस में आपके पास 3 था और दूसरे केस में 2 था, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 6, ठीक है। ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके पास GL22 के अंदर, इस ग्रुप के अंदर। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ भी देखी जा सकती है कि आपका जो GL22 ग्रुप है ना, ये इनफैक्ट जैसा कि हमने देखा है कि इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक होता है D6 के, ठीक है ना। D3 भी समटाइम लिख लिया जाता है, लेकिन मैं थ्रू आउट चूँकि D6 यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर भी D6। और आप जानते हैं D6 जो है वो S3 के आइसोमॉर्फिक भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं जनरल केस की तरफ, यानी कि GLNQ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके, GLNQ के, ओके जी। तो अगेन पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। n क्रॉस n मैट्रिक्स होंगे, चूँकि जनरल कर रहे हैं A11, इसी तरह से A12 आ जाएगा यहाँ पर, पहली रो दूसरा कॉलम, और ये अगेन दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, अब टिल ये कहाँ तक जाएगा जी A1n तक, क्योंकि रो पहली है ना, कॉलम n था आगे। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास A2n तक जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से नीचे भी अगर आप देखें तो ये AN1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी AN2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास फाइनली यहाँ पर ANN आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह के जितने भी टोटल मैट्रिक्स हैं, इसको अगर मैं लेट से जी एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, सच दैट यहाँ पर अगेन वही रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एंट्रीज हैं जितनी भी AIJs, ये इस केस में आपकी बिलोंग कर रही हैं 0, 1 अप टिल Q तक, ठीक है ना। ये बेसिकली आप जानते हैं फील्ड है, तो ये अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना, Q-1 आएगा, Q-1 आएगा, क्योंकि कार्डिनलिटी फील्ड की Q है ना, तो 0 भी इंक्लूड था, उधर से Q-1 आ जाएगा। ओके, तो ये है जी हमारे पास GLNQ। अब टोटल नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स बनेंगे अंडर दीज रेस्ट्रिक्शंस, वो हमने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल पहले वाला कंसेप्ट आप यूज़ करें, इसको जनरलाइज करना है हमने। पहली रो ले लें जी R1, इस केस में क्या होगा, क्या होगी जी A11 आ जाएगा आपके पास, इस तरह से A12 आ जाएगा, और अप टिल आपके पास A1n आ जाएगा, ये आपके पास R1 है। अब देखें इसके लिए Q पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए भी Q पॉसिबिलिटीज़ हैं, अप टिल A1n के लिए भी Q पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटल कितनी बनेगी Q रेज टू द पावर n। बट अगेन जो एक पॉसिबिलिटी आपके पास 0 0 बनेगी ना, उसको हमने अंदर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो बेसिस का एलिमेंट ही नहीं है, 0 0 बेसिस में नहीं ना आ सकता, इसलिए हमें इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, जिसको मैं Q रेज टू द पावर 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड रो पे जब आ जाएंगे R2 पर, ठीक है, तो R2 में आपके पास क्या आ रहा है जी A21 आ रहा है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास A22 आ रहा है, अप टिल A2n आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछली वाले पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, जितनी हम पीछे जो पहली रो थी ये उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए Q रेज टू द पावर n माइनस Q रेज टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल नहीं ना बेसिकली उसका आना चाहिए पिछली का, इसलिए जब आप R3 पे आ जाएंगे, R3 में आपको टोटल नंबर ऑफ Q की पावर n था, उसमें से माइनस Q² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q पहली रो के लिए और Q दूसरी रो के लिए, जो कि मिलकर Q² बन जाएगा। ये R3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से आप चलते चलते जब आप Rn पर आ जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास पॉसिबिलिटीज़ जो बनेंगी वो बनेगी Q रेज टू द पावर n माइनस जितनी भी पिछली रोज हैं
वो सब को अंदर से पॉसिबिलिटीज़ वो माइनस कर देनी, क्यू रेज टू द पावर ये n-1 बनेगा। ठीक है, इन सब को जब आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ज़रिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इनफैक्ट हमारे पास आ जाएगा जी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन GLNQ। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, ये आ जाएगा जी q रेज टू द पावर n माइनस q रेज टू द पावर 0, इस तरह q की पावर n माइनस q की पावर 1 और अप टिल आपके पास आ जाएगा q की पावर n माइनस q रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, यही बेसिकली एक क्वेश्चन आपके पास अगर लीनियर अलजेब्रा का हो कि आपने टोटल नंबर ऑफ बेसिस फाइंड करनी है। ठीक है, जो आप शुरू में स्टिक कर सकते हैं कि आपके पास कितने डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसका आंसर भी आपके पास बेसिकली ये। खैर इसको हम इन डिटेल लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आपके पास यही है कि आपके पास जो GLNQ है ना, जनरल लीनियर ग्रुप ओवर फाइनाइट फील्ड, ये रिमेंबर याद रखना है, और इनफाइनाइट फील्ड भी होता है, उस केस में हम फाइंड नहीं कर सकते। ये है ओवर फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड जो हमारे पास फील्ड है उसमें Q एलिमेंट्स हैं, उस केस में आपके पास इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ओके, सो आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।